हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर आपने देखा। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कुछ नहीं है, हम फिजिक्स की डेफिनेशन पे ही बात कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ पढ़ने की स्किल्स डेवलप करने के बारे में बता रहा था कि आप अब कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग क्या है, कॉलेज में आ गए हैं। हो सकता है कल को 11वीं 12वीं वाले बच्चे जो आपके जूनियर हो, आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो आपसे आके कुछ पूछ ही लें, वो आपसे फिजिक्स की डेफिनेशन पूछ लें, वो आपसे पूछ लें कि भैया फिजिक्स में ब्रांचेस कितनी होती हैं, भैया दीदी जो भी हैं आप, ठीक है, कि फिजिक्स में ब्रांचेस कितनी हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना जरूरी है। अब देखो फिजिक्स की डिस्क्रिप्शन में आप बताइए, आप याद करिए कि फिजिक्स की मेन ब्रांचेस कितनी है। कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी अलग होती है, मैकेनिक्स यांत्रिकी अलग है, और ये अलग है वो अलग है। देखिए ये जितनी भी है ये सब ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की मुख्यतया आपके पास दो ही ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक तो है आपके पास क्लासिकल फिजिक्स, इसको बोलते हो आप चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी है आपके पास क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक या क्वांटम भौतिकी, ठीक है। मेन ब्रांचेस आपके पास फिजिक्स की ये दो ही हैं। बाकी जो आपको यांत्रिकी, ऑप्टिक्स वगैरह वगैरह, स्टैटिस्टिक्स, थर्मल, जितनी भी हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सब ब्रांचेस हैं। मेन ब्रांचेस क्या है आपके पास, दो ही है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स की अगर कोई ब्रांचेस पूछ ले आपसे, डेफिनेशन फिजिक्स कितने टाइप की है, मेन ब्रांचेस क्या है फिजिक्स की, तो दो ही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हमें यह भी पता होना चाहिए, कब क्लासिकल है और कब क्वांटम है। तो क्लासिकल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बिफोर 19th सेंचुरी, और क्वांटम को आफ्टर 19th सेंचुरी। सन 1900 से पहले की जितनी भी फिजिक्स है वो पूरी की पूरी क्या है आपके पास, क्लासिकल है। और सन 1900 के बाद की जितनी भी फिजिक्स है वो क्या है आपके पास, क्वांटम है। फर्क क्या है, यहां पर जो काम होता है आपके वो मैक्रो लेवल पे होता है। मैक्रो लेवल मतलब स्थूल स्तर पे। स्थूल स्तर का मतलब है सब कुछ आपको दिखता था, न्यूटन की फिजिक्स में याद कीजिए, सब कुछ आपको दिखता है, एक पार्टिकल आ रहा है जा रहा है, इतनी ऊंचाई से कूदेगा, ये वो। लेकिन आपको पता है सन 1894 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ओके। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, फिर जेम्स चैडविक साहब ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, और करंट टाइम पे तो बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ हमें तो दिखना बंद हो गया, हमने तो इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस बारे में बात की है कि हमें तो दिखना बंद हो गया। जैसे ही हमें दिखना बंद हुआ हम कहां चले गए, माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल मतलब होता है सूक्ष्म स्तर पे। तो सन 1900 से पहले जितनी भी फिजिक्स थी वो किसकी थी, न्यूटन की थी, हमें सब कुछ दिखता था, इसलिए हमने उसको क्या बोला, क्लासिकल बोला। बिफोर 19th सेंचुरी मैक्रो लेवल। लेकिन जब ये पार्टिकल डिस्कवर हो गए उसके बाद का जो काम हुआ वो कहां चला गया, सूक्ष्म स्तर पे चला गया, माइक्रो लेवल पे। दैट इज नथिंग बट क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। यही डेफिनेशन है आपके फिजिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। तो आप इसको लिखिए, लिख जरूर लीजिएगा आपकी नॉलेज के लिए। कभी भी देखो इंटरव्यू तक में बेसिक चीजें पूछी जाती है। फ्यूचर में आप कभी साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू चले जाओगे ना, वो बड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं आपका बेस कैसा है। बेस ही अच्छा नहीं होगा तो आगे कहां से पढ़ेंगे। अब फिजिक्स का पितामह कौन है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, कौन है फिजिक्स का पितामह।
आपसे अगर आपके फादर की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या दोगे? हु इज योर फादर? जो आपको पाल पोस के बड़ा करता है, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको विकसित होने में सहायता की, दैट इज योर फादर। यही डेफिनेशन देंगे ना। डेफिनेशन क्या दोगे? नाम डेफिनेशन थोड़े ना होता है, वो तो एक इनिशिएटिव दे दिया हमने के पहचानने के लिए, हाँ ये रामलाल जी हैं और ये हैं, ये वो हैं। तो हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? किसने पाल पोस के बड़ा किया? सबसे पहले फिजिक्स किसकी पढ़ी? न्यूटन की। 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, किसकी फिजिक्स सबसे पहले सीन में आती है? न्यूटन की। न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। फिजिक्स का आपके फादर कौन है? न्यूटन। एंड हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ फिजिक्स? अब ऐसा नहीं है न्यूटन के पापा जी का नाम पूछ रहा हूँ, न्यूटन के पिताजी का नाम बताओ। ग्रैंडफादर पूछने का मीनिंग है मेरा सिंपल ही कि न्यूटन आया था लगभग 1800 के आसपास। न्यूटन से पहले भी कोई ऐसा था जिसने फिजिक्स में काम स्टार्ट कर दिया था, इसलिए हमने उसको क्या कहा? ग्रैंडफादर ऑफ फिजिक्स, दादाजी। कौन था? आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिए, याद कीजिए थोड़ा सा। गैलीलियो ने 1600 ईस्वी में एक टेलीस्कोप बनाया था, आ रहा है याद? गैलीलियो ने। टेलीस्कोप इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। टेलीस्कोप किसके अंतर्गत आता है? आपने पढ़ा है टेलीस्कोप 11th क्लास में या 12th क्लास में, लेंस वाले चैप्टर में। दूरदर्शी। दूरदर्शी किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? किसने बनाया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो इज द ग्रैंडफादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दादाजी किसको बोलते हैं हम? गैलीलियो को। और फादर कौन है आपके फिजिक्स का? न्यूटन। ये बेसिक नॉलेज है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सबको पता होना कंपलसरी है, ठीक है? अब देखिए, मैं लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहा था कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपको आपके पढ़ने का जो लेवल सेट करना है वो क्या सेट करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं फिजिक्स के, जो आप जानते भी हैं, लेकिन आप में से शायद ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों या कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको उनके मीनिंग पता होंगे। परसेंटेज बनना अलग बात है, अब क्या पढ़ना है इस पे फोकस करना है। बड़ी बेसिक शुरुआत ले रहा हूं मैं। सबसे पहले जब 11th क्लास में एडमिशन लिया तो डायमेंशन पढ़ी आपने, विमाएं। विमाओं के बाद हम सीधे सीधे कहां आ गए? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियमों पे। और न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। फर्स्ट जो लॉ है आपके न्यूटन का वो क्या है? जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। थर्ड, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। यही है तीनों नियम आपके। पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या नियत वेग से गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इफ अ पार्टिकल इज इन एट रेस्ट और इज इन एट यूनिफॉर्म मोशन until there is no external force। अब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन के पहले नियम का भौतिक अभिप्राय बताइए। आई एम डैम श्योर आप में से 90% स्टूडेंट मुझे बताने लग जाएंगे यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी। डेफिनेशन
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन। मैंने आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि न्यूटन के पहले नियम का मुझे भौतिक अभिप्राय बताइए। फिजिकल मीनिंग, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना भाई हम। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल मीनिंग की बात तो होनी चाहिए। ओके, आप पढ़ गए ना सच में? काफी लोग तो इससे अभी आगे भी कुछ होता है क्या? हमने तो यही पढ़ा है भाई, ये नियम है, इसके आगे भी कुछ है क्या इसके अंदर? ये तो लो है भाई, ये तो किताबों में लिखा हुआ मिल रहा है। ओरिजिनल फिजिक्स क्या है? हम तो बात तो ओरिजिनल फिजिक्स के ऊपर कर रहे हैं। व्हाट इज ओरिजिनल फिजिक्स? तो अब देखो फिजिक्स क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको याद करनी पड़ेगी कि आपको कभी किसी ने बताई नहीं, आपको पता क्या होती, या आपने कभी पढ़ी नहीं किसी किताब में ना। यहीं से निकलती है। क्या कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम? यदि कोई वस्तु स्थिर है, रेस्ट में है, तो वो कैसी रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी, स्थिर रहेगी। या यूनिफॉर्म मोशन में है, नियत वेग से गतिशील है, तो गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल, किसकी बात हो रही है? बल, फोर्स नहीं लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करो। मतलब पहले नियम से आपको यह तो पता चल रहा है कि यार फोर्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकती है और गतिशील वस्तु को रोक सकती है या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकती है। आइडिया, डेफिनेशन या आइडिया। लेकिन हमें पता नहीं कि एक्चुअल में है क्या वो। सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? आइडिया कि अरे भाई फोर्स कोई ऐसी चीज है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकती है और गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकती है। तो आपका जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम, ये क्या बताता है? ये आपको फोर्स का आइडिया देता है या फोर्स की डेफिनेशन देता है। ठीक है, यह है इसका फिजिकल मीनिंग। अब देखो, हम विमा पहले पढ़ चुके थे न्यूटन के नियमों पे आने से पहले। हमें पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसका परिमाण भी होना चाहिए। अब जड़त्व के नियम ने आपको यह तो दे दिया कि फोर्स कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा आइडिया मिल गया, आपको डेफिनेशन मिल गई। लेकिन मान कहां से लाएं भाई? परिमाण भी तो होना चाहिए। बल तो सदिश राशि है और सदिश राशियों का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भाई वो जो आइडिया मिल रहा है तो दूसरे लोग पूछ रहे हैं उसका मान क्या होगा? तो न्यूटन साहब फिर नियम लेके आए कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। कि भैया जो पहले वाले में जो बात हो रही है ना, जो आइडिया मिल रहा है फोर्स का, उसका मान ये होता है, यहां से निकाल लो। तो पहले नियम ने तो क्या दिया आपको? डेफिनेशन दी। सेकेंड वाले ने आपको क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड, परिमाण दे दिया। न्यूटन की गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है, दूसरा नियम बल का परिमाण देता है। यह है इसका भौतिक अभिप्राय। अब बल कैसी राशि? सदिश राशि, परिमाण है तो दिशा भी होगी। तो थर्ड नियम आया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समान क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसको आप देखते हो F12 इक्वल्स टू माइनस F21। और फिजिक्स में माइनस साइन किस काम आता है? दिशा बताने के काम आता है, डायरेक्शन की बात होती है। तो थर्ड ने क्या दे दी आपको? डायरेक्शन दे दी। यह है आपके पास न्यूटन के तीनों नियमों का भौतिक अभिप्राय, फिजिकल मीनिंग। कि पहला नियम, फिजिकल मीनिंग पूछ ले तो यही बताओगे। पहला नियम क्या देता है? बल को परिभाषित करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड, फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, बल का परिमाण देता है। थर्ड, बल की दिशा देता है। अब बताइए, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपका कोई हंसी मजाक नहीं बना रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप उस लेवल से पढ़ के आए हो क्या? 90% बच्चे तो नहीं पढ़ के आए हैं, उनको सिर्फ नियम ही पता है, उनको ये नहीं पता है कि पीछे का मीनिंग क्या है।
तो अब हमें माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इस चीज पे काम करना है कि आप कितना जानना चाहते हो। परेशान करिए ना हम लोगों को, पूछिए, हम बताएंगे आपको ढूंढ ढूंढ के, कहीं से भी बताएंगे, लेकिन आप में जिज्ञासा तो जगाओ जानने की, क्योंकि जब तक आप में जानने की जिज्ञासा नहीं जागेगी तब तक मजा नहीं आएगा। और मजा इस तरीके से पढ़ने में है, हम आपको कितना ही कोशिश कर लें, जब तक आपके अंदर से ये चीज नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। अब कुछ बच्चों को हो सकता है ये मीनिंग पता हो, कुछ बच्चों को ये अगर मीनिंग पता भी हो तो भी ये एक ही चीज थोड़े ना है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे चलेंगी, जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी का गाउस नियम क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब फ्लक्स होता है वो इतना होता है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स का गाउस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। इसका भौतिक अभिप्राय क्या है, तो फिजिक्स है, फिजिक्स मतलब भौतिक अभिप्राय की बात तो होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फिजिक्स के अंदर भरी पड़ी है, आपने उनको अभी तक जानने की कोशिश ही नहीं की, या हो सकता है कि आपको आज तक किसी ने जनाने की कोशिश नहीं की कि आप इन चीजों को जानो। लेकिन अब हम कॉलेज में आ गए हैं, अब आपकी लाइफ का एक नया दौर स्टार्ट हो गया है। इस दौर को जितना अच्छे से अपने अंदर समेट पाओगे, जितना अच्छा कर पाओगे, आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट है। ओके, तो अब आपके फ्यूचर का सवाल है, आप ये ध्यान रखिए कि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, आज से 3 या 4 साल बाद अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं हो, आपके पास जॉब नहीं हुई, तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए इस दौर को इतना अच्छा बनाइए कि कहीं अगर आप जाके खड़े हो जाएं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि सामने कोई पर्सनैलिटी खड़ी है। और जब ऐसा होगा तो जितनी खुशी आपको होगी उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें होगी। टीचर्स को बहुत खुशी होती है जब उनके स्टूडेंट्स कहीं ऐसे लेवल सेट करते हैं, मजा आ जाता है सुन के जब खबर मिलती है ना कि हमारे बच्चा ने ऐसा किया, या कहीं से कोई हमें मिलता है कि सर वो आपका स्टूडेंट्स ऐसे, सर मजा आ गया, हमें मजा आ जाता है। तो इस चीज पर फोकस रखिए। ये चीजें भी अभी आपके कई लोगों की जिज्ञासा जाग गई होगी कि सर ने इनका नहीं बताया, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में बहुत सारी। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि बीएससी पढ़ाते हुए मैं आपकी 11th 12th के काफी कंसेप्ट क्लियर करवा दूं बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके जो फर्स्ट ईयर है उसमें बहुत सारा टच है आपके 11th 12th का। सेकेंड ईयर से कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगा सिलेबस, लेकिन फर्स्ट ईयर में 11th 12th का टच है। तो कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि आपके 11th 12th का बेस भी मैं एक साथ अच्छा करवाता चलूं, आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, बताता जाऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनके किसके फिजिकल मीनिंग क्या है, कौन सी चीज क्या बताना चाहती है। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लें और अब कुछ नए तरीके से लें। अब सिर्फ पास होने के लिए या नंबर लाने के लिए नहीं, अब सीखने के लिए काम करें। और आपको एक बार इसकी लत लग गई तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। आप एक बार सीखने की लत तो डाल लो, सफलता तो आपके पीछे पीछे आएगी। ठीक है, इस अभिलाषा के साथ कि आप में कुछ बदलाव करेंगे और अच्छा बदलाव करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।